हेलो दोस्तों, क्या होता है जब इंसान की ख्वाहिशें उसकी इंसानियत से बड़ी हो जाती है। तुम्बाड़ इसी सवाल को उठाती है। लालच, गलत और सही, इंसान के अंदर छिपे अंधेरे को इतनी गहराई से एक्सप्लोर करने वाली फिल्म शायद ही पहले आई हो। इस फिल्म को रिलीजिंग के समय उतनी अप्रिसिएशन तो नहीं मिली, बट नाउ डेज ये फिल्म एक कल्ट क्लासिक बन चुकी है, जिसे उसकी यूनिक स्टोरी टेलिंग, बेहतरीन विजुअल्स और डीप फिलोसफिकल थॉट्स के लिए सराहा जाता है। इस वीडियो में हम तुम्बाड़ के उन पहलुओं को समझेंगे जो सिर्फ एक हॉरर कहानी से कहीं ज्यादा है। कैसे लालच विनायक के सफर को बदलता है और कैसे ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान को किस हद तक गिरा सकती है। तो चलिए तुम्बाड़ की इस डार्क और दिलचस्प दुनिया में डाइव करते हैं और इसके हिडन लेयर्स को एक्सप्लोर करते हैं। तुम्बाड़ की थीम है लालच। ये सिर्फ सोने के पीछे भागने की कहानी नहीं है, बल्कि ये बताती है कि इंसानी फितरत में कितना गहरा लालच होता है जो उसे बर्बादी की ओर ले जाता है। विनायक का सफर भी यही दिखाता है। वो एक आम इंसान है जो एक बेहतर जिंदगी की तलाश में है, लेकिन जब उसे हस्तर के खजाने के बारे में पता चलता है तो उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ ढेर सारी दौलत हासिल करना बन जाता है। फिल्म की शुरुआत में उसकी माँ उसे चेतावनी भी देती है कि हस्तर के खजाने के पीछे जाना मौत को बुलाने के बराबर है। फिर भी वे इस लालच में फंसता चला जाता है। और लालच के इस विषय को काफी गहरे तरीके से एनालाइज करे तो फिल्म ये सवाल उठाती है कि इंसान की मोरालिटी कितनी कमजोर होती है। हर इंसान के पास एक लिमिट होती है, लेकिन लालच उस लिमिट को तोड़ देता है। और इसका फिल्म में एक अच्छा एग्जाम्पल है विनायक का अपने बेटे को उसी खतरनाक रास्ते पर ले जाना जिस पर उसने खुद कदम रखा था। ये दिखाता है कि लालच सिर्फ व्यक्ति को नहीं बल्कि उनकी पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है और किस तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फ्लो करता है। लालच या फिर ग्रीड सिर्फ सोना पाने का नहीं है, असल में ये सत्ता और कंट्रोल पाने की भूख को दर्शाता है। और फिल्म में इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल है जब विनायक अपने बेटे को पहली बार सोना चुराने के तरीके को सिखाता है। फिल्म का ये सीन जो दिखाता है कि लालच एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कैसे बढ़ता है। तुम्बाड़ की सिनेमैटिक स्टाइल बेहद अनोखी है और हर सीन में हमें एक गहरी कहानी नजर आती है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके हर फ्रेम में एक हिडन मीनिंग छिपा हुआ है। जैसे मॉनसून के सीन को देख लो। फिल्म में मॉनसून को सिर्फ एक मौसम के तौर पर नहीं बल्कि एक पावरफुल सिंबल की तरह इस्तेमाल किया गया है, जहाँ बारिश, कीचड़ और अंधकार को विनायक के लालच के सिंबल के तौर पर दिखाया गया है। जैसे जैसे विनायक का लालच बढ़ता है, बारिश भी तेज होती जाती है, जो इस बात को दिखाती है कि उसकी लालच और बर्बादी एक साथ बढ़ रहे हैं। बारिश यहाँ डिस्ट्रक्शन और ग्रीड को रिप्रेजेंट करती है। फिल्म के विजुअल्स इतने स्ट्राइकिंग और इम्प्रेसिव हैं कि ऑडियंस खुद को इस दुनिया में महसूस करने लगती है। फिल्म का लोकेशन, लाइटिंग और कलर टोन कहानी को न सिर्फ सपोर्ट करता है बल्कि उसे और भी इम्पैक्टफुल बना देता है। और साथ ही लोकेशन की ऑथेंटिसिटी और कैमरा वर्क ऑडियंस को कहानी में खोने पर मजबूर कर देता है। हस्तर फिल्म में सिर्फ एक राक्षस नहीं बल्कि इंसानी लालच और उसकी बर्बादी का सिंबल है। हस्तर जैसे राक्षस को फिल्म में इस तरह से दिखाया गया है कि उसके पास अनगिनत सोना है लेकिन वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। ये ठीक उसी तरह है जैसे इंसान का लालच, जितना मिल जाए उतना और चाहिए। और फिल्म में यही कंडीशन फिल्म के लीड कैरेक्टर विनायक की भी है। फिल्म हस्तर जैसे राक्षस के जरिए ये दिखाती है कि लालच का कोई अंत नहीं होता और एंड में ये इंसान को बर्बादी की ओर ही ले जाती है। और इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि विनायक और हस्तर के बीच गजब की सिमिलैरिटीज हैं। दोनों ही कैरेक्टर्स का पूरा सफर लालच के इर्द गिर्द घूमता है। विनायक की जिंदगी का मकसद सिर्फ सोना और वेल्थ हासिल करना बन गया है और हस्तर जैसा राक्षस भी अपनी लालसा में इतना फंसा है कि वे भी कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाता। ये कंपैरिजन ये दिखाने के लिए है कि दोनों ही कैरेक्टर्स कितने लालची है। दोनों ने अपने अपने तरीके से अपनी जिंदगियों को बर्बाद किया है। हस्तर मैथोलॉजी का हिस्सा होते हुए भी एक वार्निंग है कि अगर इंसान ने लालच पर काबू नहीं पाया तो उसका हस्र भी हस्तर जैसा होगा। विनायक हस्तर से सिर्फ सोना लेना चाहता है और उसे हर बार हरा भी देता है, लेकिन असल में वह कभी जीत ही नहीं पाता क्योंकि हर बार वह खुद को लालच में डुबाता चला जाता है। हस्तर के जरिए फिल्म का मैसेज साफ है, अगर इंसान अपने लालच को कंट्रोल नहीं करता तो उसका हस्र भी हस्तर जैसा ही होगा, एक ऐसी बर्बादी जिसमें कोई वापसी नहीं होती। हस्तर मैथोलॉजी का हिस्सा होते हुए भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ को रिफ्लेक्ट करता है कि लालच कभी खत्म नहीं होती और ये हमें बर्बादी की ओर ढकेल देती है।
विनायक का कैरेक्टर तुम्बाड़ की कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है, जो अपनी माँ के स्ट्रगल और लालच का गवाह बनता है। वे अपने गांव के माहौल और अपनी गरीबी से तंग आकर बड़े सपने देखता है और एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद करता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वो खुद उसी लालच में फंसता चला जाता है जिससे बचने की उसने हमेशा कोशिश की थी, यानी कि वो एक अच्छे इंसान से लालची इंसान में बदल जाता है। फिल्म की स्टार्टिंग में विनय का ध्यान सिर्फ अपने परिवार की परेशानियों और अपनी जिंदगी को सुधारने पर होता है, लेकिन जब उसे हस्तर के खजाने का राज पता चलता है तब उसके इरादे बदलने लगते हैं। वे रुपयों की चाहत में खुद को पूरी तरह से डुबो लेता है। उसका ये सफर न सिर्फ उसकी इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, बल्कि ये भी बताता है कि लालच कैसे एक इंसान की सोल को करप्ट कर सकता है। फिल्म का एक इम्पोर्टेंट सीन तब आता है जब विनायक जैसे जैसे हस्तर के खजाने से सोना निकालता है, उसकी इच्छा और बढ़ती जाती है। उसका लालच उस पर इतना हावी हो जाता है कि वे अपने बेटे को भी उसी डेंजरस सफर पर धकेल देता है। जी हाँ, फिल्म में जब विनायक अपने बेटे को हस्तर से सोने चुराने की तकनीक सिखाता है, ये सीन इस बात को काफी अच्छे से शो करता है कि विनायक अब पूरी तरह से लालच के जाल में फंस चुका है। विनायक इतना अंधा हो चुका है कि उसे अपने बेटे की सुरक्षा की भी फिक्र नहीं रहती है। वे बस पैसों और पावर के पीछे भाग रहा है, जो उसकी ह्यूमैनिटी को धीरे धीरे खत्म कर देता है और अब वह अपनी अगली पीढ़ी को भी उसी खतरे में धकेल रहा है जिस खतरे में वे खुद है। तुम्बाड़ की कहानी में भले ही फोकस विनायक और उसके लालच पर हो, लेकिन फिल्म में औरतों के किरदार का भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। खासकर विनायक की माँ और उसकी पत्नी की स्ट्रगल पेट्रियार्कल समाज में उनकी जिंदगी को बखूबी बताया करती है। इन दोनों महिलाओं के किरदारों के जरिए हमें दिखाया गया है कि कैसे वो समाज के दबाव और सीमाओं में फंसकर जीने के लिए मजबूर है। पेट्रियार्कल इस शब्द को इस्तेमाल करने का एक खास मकसद ये है कि यह पूरी तरह से इसे जस्टिफाई करता है। पेट्रियार्कल का मतलब है वो सिस्टम जिसमें पुरुष को सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल फैसलों में ज्यादा पावर और कंट्रोल मिलता है, जबकि महिलाओं को आमतौर पर सीमित अधिकार दिए जाते हैं। ये सिस्टम महिलाओं को अक्सर घर और परिवार की जिम्मेदारियों तक सीमित कर देता है, जहां उनकी इच्छाओं और अधिकारों को अनदेखा किया जाता है। फिल्म में विनायक की माँ और पत्नी इसी पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती हैं, जो उनकी कंडीशन और उनके स्ट्रगल को गहराई से दिखाता है। विनायक की माँ का किरदार पेट्रियार्कल समाज की सीमाओं में बंधी एक महिला की कहानी कहता है। उसकी जिंदगी में कोई चॉइस नहीं है, उसके सारे डिसीजन मजबूरी से भरे पड़े होते हैं, जो पेट्रियार्कल की जकड़ में फंसी महिला की हकीकत है। वे अपने बेटों को किसी बेहतर भविष्य की उम्मीद में खतरों से आगाह करती है, लेकिन अंत में उसे लालच के सामने झुकना पड़ता है। उसकी मजबूरी और उसकी स्ट्रगल उस समाज के ढांचे को सामने लाती है जहाँ औरतें सिर्फ सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रही हैं। वहीं फिल्म में विनायक की पत्नी का रोल भी कमाल का है। वो चुपचाप विनायक के हर फैसले को मानती है। ये चुप्पी उसकी इनर स्ट्रेंथ और उसकी स्थिति को अच्छे से शो करती है। एक तरफ वो हर मुश्किल को झेलती है, विनायक के लालच भरी दुनिया का हिस्सा बनती है, और दूसरी तरफ वो चुपचाप उस संघर्ष से गुजर रही है जो उसे अंदर से तोड़ रहा है। जब विनायक अपने बेटों को भी इसी खतरनाक राह पर ले जाता है, तब उसकी पत्नी का दर्द और संघर्ष साफ झलकता है। ये सीन औरतों की उस साइलेंट स्ट्रगल को दिखाता है जो समाज के दबाव में अपनी आवाज खो बैठती है। ये फिल्म सिर्फ डरावनी नहीं है, बल्कि इसकी कहानी भारतीय मिथकों और परंपराओं से गहरे तरीके से जुड़ी हुई है। फिल्म की कहानी हस्तर, खजाना और देवताओं के श्राप के इर्द गिर्द घूमती है, जो पूरी तरह से भारतीय पौराणिक कथाओं यानी मैथोलॉजी से इंस्पायर्ड है, जैसा कि हम बचपन में दादी माँ की कहानियों में सुना करते थे। इसमें हस्तर का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से फ्रिक्शनल होते हुए भी हमारी लोक कथाओं की तरह फील देता है। फिल्म में दिखाया गया है कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो देवी देवताओं ने इसे सोना और अन्न पैदा किया। हस्तर जो सबसे लालची देवता था, जो पूरे सोने पर अपना हक जताता है, लेकिन जब वह अन्न लेने की कोशिश करता है तो उसे बाकी देवताओं द्वारा रोक दिया जाता है। उसे ये शाप मिला कि वो हमेशा भूखा रहेगा, लेकिन उसे कभी संतोष नहीं मिलेगा। उसके इसी लालच ने उसे शापित बना दिया और उसे हमेशा के लिए भूख का शिकार बना दिया गया। ये पूरी कहानी भारतीय मैथोलॉजी के उस पहलू को छूती है जहाँ लालच और श्राप का कॉन्सेप्ट बहुत आम है। हस्तर असल में इंसानी लालच का प्रतीक है और हस्तर का अंत भी हो सकता है जब इंसान अपने लालच पर काबू पा सके। यहाँ मैथोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए नहीं किया गया। फिल्म में हॉरर और मैथोलॉजी का कॉम्बिनेशन इसे एक अलग लेवल पर ले जाता है। ये ना सिर्फ एक डरावनी कहानी है, बल्कि इसमें पुराने भारतीय कहानियों की झलक भी है, जो लालच और इसके परिणामों को दिखाती है।
तुम्बाड़ में हस्तर एक देवता है जो सोने के लिए लालची और अनाज के लिए भूखा है और आगे चलकर एक राक्षस बन जाता है। लेकिन असल में हस्तर का कोई अस्तित्व नहीं है, इसे खास तौर पर फिल्म के लिए बनाया गया है। तुम्बाड़ की कहानी को भारतीय मैथोलॉजी से जोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन असल में हस्तर जैसा कोई देवता हमारी सांस्कृतिक कहानियों में नहीं मिलता। ये फिल्म की क्रिएटिव लिबर्टी है जो एक इमेजिनरी स्टोरी को हमारे पुराणों से जोड़ती है। हस्तर का कोई प्रमाणिक जिक्र भारतीय शास्त्रों में नहीं है, लेकिन इस फ्रिक्शनल कैरेक्टर को इतनी सच्चाई के साथ दिखाया गया है कि ये भारतीय लोक कथाओं का हिस्सा लगने लगता है। तुम्बाड़ में कैरेक्टर डेवलपमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी वाकई में गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली है। फिल्म का लीड कैरेक्टर विनायक राव अपने बचपन में गरीबी और संघर्ष का सामना करते हुए लालच और पावर की भूख की ओर बढ़ता है। उसका ये सफर उसे एक मासूम बच्चे से लालची इंसान में बदल देता है जो सिर्फ ढेर सारा सोना हासिल करना चाहता है। फिल्म के दूसरे हिस्से में विनायक का बेटा कहानी का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बन जाता है। शुरू में विनायक उसे इस खतरनाक रास्ते से दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में वो खुद अपने बेटे को भी उसी लालच की राह पर ले आता है। विनायक के बेटे पांडुरंगा का कैरेक्टर एक तरह से हूबहू विनायक के जैसा ही है। वो भी उसी खजाने और सत्ता की ओर आकर्षित होता है और इसी लालच में वो भी अपने पिता की गलतियों को दोहराने लगता है। इस कैरेक्टर डेवलपमेंट को देखकर लगता है कि क्या ये सारी चीजें विनायक की अपनी गलतियों का नतीजा थी या फिर वो भी समाज और हालातों का शिकार था। विनायक की मदर का कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन फिल्म में इस बात को दिखाता है कि समाज के दबाव और जीवन की कठिनाइयां इंसान को कैसे गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। विनायक की मदर का किरदार बताता है कि कैसे इंसान के हालात उसके कैरेक्टर को बदल देते हैं। इसके अलावा हस्तर जो कि एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर है, फिल्म के एंड तक हस्तर का कैरेक्टर एक ऐसी शक्ति के रूप में उभरता है जो इंसान के लालच के जरिए उसे बर्बाद करने की क्षमता रखता है। हस्तर का ये ग्रीडी और सिंबॉलिक कैरेक्टर फिल्म के मैसेज को और भी अच्छे से दिखाता है कि लालच इंसान को बर्बादी की ओर ही ले जाती है। तुम्बाड़ जैसी फिल्म को बनाना आसान नहीं था। ये फिल्म बनने में जितने चैलेंजेस से गुजरी है उतना शायद ही किसी और फिल्म ने देखा हो। फिल्म के डायरेक्टर राही अनिल बारवे ने इस फिल्म की स्टोरी 1997 में लिखी थी। डायरेक्टर राही अनिल बारवे और उनकी टीम ने इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले कई साल रिसर्च में बिताए थे। फिल्म की कहानी को तैयार करना, सेट को असलियत के करीब लाना और ऐसे विजुअल्स क्रिएट करना जो आज भी ऑडियंस के दिमाग में छपे हुए हैं, ये सब आसान नहीं था। फिल्म की अनूठी और डार्क टोन को सही तरीके से पेश करने के लिए सही लोकेशन ढूंढना भी एक चैलेंज से कम नहीं था। पूरी टीम को महाराष्ट्र के दूर दराज इलाकों में शूटिंग करनी पड़ी जहां शूटिंग की सुविधाएं सीमित थी। तुम्बाड़ की बारिश में भीगी हुई दुनिया को दिखाने के लिए असली लोकेशंस पर कई सीन्स शूट किए गए और अगर बारिश का मौसम खत्म हो जाता तो इन्हें अगले साल फिर से बारिश का वेट करके शूटिंग को शुरू करना पड़ता, जहां टीम को बार बार खराब मौसम और मुश्किल कंडीशंस का सामना करना पड़ा और उस जगह पर शूटिंग की सुविधाएं भी सीमित थी। फिल्म के सिनेमैटिक विजन को उतारने के लिए टॉप क्लास सिनेमेटोग्राफी और वीएफएक्स की जरूरत थी, लेकिन छोटे बजट में ऐसा करना एक बड़ा टास्क था। साथ ही इस फिल्म की लो बजट एक बड़ी चुनौती थी जिसकी वजह से कई बार काम रोकना पड़ा। 2012 में शुरू हुई इस फिल्म की शूटिंग को पूरा होने में लगभग 6 साल लग गए। इतने सालों में फिल्म के प्रोड्यूसर्स कई बार बदले और फिल्म के विजन में भी कई बदलाव हुए। डायरेक्टर राही अनिल और आनंद गांधी ने इस प्रोजेक्ट को तब भी नहीं छोड़ा जब लग रहा था कि ये कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इतने लंबे समय तक चलने वाले प्रोडक्शन और सीमित बजट के बावजूद फिल्म को उनकी टीम ने बड़ी हिम्मत और धैर्य के साथ पूरा किया। तुम्बाड़ में कई डिलीटेड सीन थे जो फिल्म की मैथोलॉजी और कैरेक्टर्स को और भी डीप बना सकते थे। कुछ सीन्स विनायक और हस्तर के बीच थे और इस इंटेंस मोमेंट के सीन को फाइनल कट में नहीं रखा गया था। वहीं विनायक के बेटे के ट्रांसफॉर्मेशन को और विस्तार से दिखाने वाले सीन्स थे जो बाद में हटा दिए गए। कहानी में हस्तर की ओरिजिन को लेकर भी कुछ सीन्स डिलीट किए गए थे। इन सीन्स में दिखाया जाता कि कैसे हस्तर को शाप मिला और वो सोने के लालच में कैसे फंस गया। और साथ ही इस मूवी के हिडन डिटेल्स की बात करें तो
शायद किसी ने नोटिस नहीं किया। फिल्म के एंडिंग में जब विनायक राव अपने बेटे को हस्तर से बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करता है तो इस बार भी वो मरते हुए भी जीत जाता है, क्योंकि वो सोना नहीं, इस बार हस्तर की लंगोट चुराने गए थे। और जब विनायक लंगोट वाली पोटली को अपने बेटे को सौंपता है, तब अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो वो पोटली हिलती नजर आती है, जैसे उसमें कुछ कैद हो। हस्तर से उसकी थैली अलग होने के बावजूद उसकी पावर्स खत्म नहीं हुई है, और मे भी हो सकता है उससे अनगिनत सोने निकलते रहे। और साथ ही फिल्म में कई मोमेंट्स पर बारिश दिखाई जाती है, जो लालच और बर्बादी को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया गया, जो हर बड़े मोड़ पर नजर आती है। इसके अलावा मैथोलॉजिकल हिंट्स जैसे हस्तर के मंदिर की दीवार पर खास सिंबल्स बने हुए हैं, जो स्टोरी को और भी गहराई देते हैं। तुम्बाड़ जब 2018 में रिलीज हुई तो इसे उतनी तवज्जो नहीं मिली थी जितनी इसने डिजर्व की थी। फिल्म फ्लॉप तो नहीं थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये बस ठीक ठाक ही चली। वजह लोगों को इसकी डार्क थीम और अलग हटकर स्टोरी शायद उस वक्त समझ में ना आई, लेकिन धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ानी शुरू कर दी, जिस वजह से इस फिल्म को री रिलीज किया गया। इस फिल्म का प्रोडक्शन लगभग 6 साल तक चला था, और इसकी री रिलीजिंग का मेन मकसद था नई ऑडियंस तक इस मास्टरपीस को पहुंचाना। और अब जब ये फिल्म रिलीज हो गई है तो इसका रिस्पांस जबरदस्त आ रहा है। फिल्म ने अपने री रिलीजिंग में कई रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर इसे देखने वालों की तादाद बहुत बढ़ गई है। सोहम शाह और उनकी टीम ने ये सही टाइम देखा जब करीना कपूर की फिल्म के साथ कंपटीशन था, और फिर भी तुम्बाड़ ने अपना यूनिक फ्लेवर दिखाते हुए बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसके पीछे की वजह ये भी है कि हॉरर फैंटेसी जॉनरा को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ चुकी है, और तुम्बाड़ की मिस्ट्री, विजुअल्स और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ने लोगों को फिर से थिएटर तक खींचा है। और इतना ही नहीं, इस फिल्म का सीक्वल भी अनाउंस कर दिया गया है। अब देखना ये है कि पार्ट 2 में और क्या गहरे राज छुपे होंगे जो हमें देखने को मिलेंगे। फिल्म की री रिलीजिंग के साथ ही एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिया गया है। इससे ये कंफर्म हो गया है कि इस फिल्म का सेकंड पार्ट जरूर आएगा, मगर इस बार फिल्म में हमें क्या देखने को मिल सकता है। पार्ट 2 में विनायक के बेटे की जर्नी को एक्सप्लोर किया जा सकता है। साथ ही तुम्बाड़ ने अपनी यूनिक स्टोरी और डार्क पौराणिक दुनिया से ऑडियंस को पूरी तरह से हैरान कर दिया था। और अब जब इसके सीक्वल तुम्बाड़ 2 की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि ये पार्ट हमें और भी नए राज और ट्विस्ट से रूबरू करवाएगा। पहले पार्ट में पांडुरंग ने अपने पिता विनायक की गलतियों से सबक लेने की कोशिश की थी, लेकिन क्या सच में वो लालच के इस चक्रव्यूह से निकल पाया था? शायद तुम्बाड़ 2 में इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा। इस बार कहानी सिर्फ पांडुरंग की नहीं होगी, बल्कि हमें हस्तर और बाकी देवताओं के और भी गहरे राज देखने को मिल सकते हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि इस फिल्म में उन पौराणिक पात्रों की जड़ें और भी गहराई से दिखाई जा सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है तुम्बाड़ 2 में एक सीक्रेट सोसाइटी भी सामने आ सकती है, जो सदियों से हस्तर जैसे देवता और उनके श्रापित खजाने की देखरेख कर रही हो। शायद पांडुरंग की नई जर्नी उसे इस सीक्रेट सोसाइटी से भिड़ने पर मजबूर कर दे, क्योंकि आप सभी को याद होगा कि वे सोने वाली जादुई पोटली पांडुरंग के पास ही है। और हो सकता है कि गांव के इतिहास के और भी अनदेखे पहलू हमारे सामने आए, जो इस मिस्ट्री को और भी दिलचस्प बना दें। और एक एंगल जिस पर फोकस किया जा सकता है वो है फिल्म में विमेंस का किरदारों का इम्पैक्ट। जहाँ पहली फिल्म में पुरुष के लालच और उनकी गलतियों पर ज्यादा ध्यान दिया गया था, वहीं इस बार फीमेल कैरेक्टर्स भी कहानी में अहम रोल प्ले कर सकती हैं। शायद वो उन श्रापों से लड़े जिनके आगे पुरुष हार गए थे, और इस बार वो अपनी ताकत से समाज की बुराइयों का सामना करे। तुम्बाड़ 2 में ये सारे एलिमेंट्स मिलकर इसे एक और डार्क मिस्ट्री फील्ड और थ्रिलिंग मूवी बनाएंगे। लालच, रहस्य और पौराणिक दुनिया का टकराव फिर से स्क्रीन पर एक बार फिर से जादू बिखेरने के लिए तैयार है, और हमें एक बार फिर से नई जर्नी पर ले जाए। इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you like my video, please do subscribe to my YouTube channel and also share, comment, like and press the bell icon.